देखो, मैं हमेशा कहती हूँ ना कि समस्याएं ना हम सभी की लाइफ में हैं। ऐसा कोई है ही नहीं कि जिसके पास प्रॉब्लम्स ना हो। मेन बात पता है क्या होती है कि उस प्रॉब्लम से हम सभी को निकलना कैसे है ना, वो मैटर करता है। ना कि किसी से बार बार अपनी समस्याओं को डिस्कस करना, क्योंकि हमारे पास जो समस्या है ना, उसका हल भी सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ही होगा। कोई दूसरा ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो आपकी समस्या को सॉल्व कर दे। इन केस अगर कोई आपकी समस्या को सॉल्व कर भी देता है ना, तो वो ज़्यादा दिन तक सॉल्व नहीं रह पाएगी। वो समस्या ना फिर से आकर खड़ी हो जाएगी। लेकिन जिस दिन आप अपनी समस्या को खुद सॉल्व करना सीख लोगे ना, तो फिर वो समस्या ना आपको समस्या ही नहीं लगेगी। पता है लाइफ में प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है? प्रॉब्लम तब आती है ना जब हम दूसरों के साथ अपना कंपेयर करने लग जाते हैं। हम लोग अपनी चीज़ों पर ध्यान देना छोड़ देते हैं कि हमारे पास क्या है, हम इसमें से क्या अचीव कर सकते हैं। मैंने कभी कहीं पढ़ा था कि ये क्या कम है कि हमें मनुष्य योनि में जन्म मिला है। मुझे पूरी बात याद नहीं है एग्जैक्ट क्या था, पर कहने का मतलब बस इतना ही था कि मतलब ये कम नहीं है कि हम मनुष्य होकर पैदा हुए हैं। हमारा शरीर स्वस्थ है, हमारे पास 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, एक स्वस्थ दिमाग है, और भगवान की कृपा से हमारे पास कोई रोग व्याधि नहीं है। अगर हम चाहें ना तो बहुत कुछ कर सकते हैं। अपने आसपास ही देखेंगे ना, ऐसे बहुत सारे लोग आपको दिखाई देंगे, या फिर आज तो कल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, उस पर भी सर्च करेंगे ना, ऐसे ऐसे लोगों ने अपने जीवन में कामयाबी हासिल की है जिनके पास तो हाथ पैर भी नहीं है। अभी पिछली बार जो यूपीएससी का रिजल्ट आया था, उसमें कोई सूरज करके था, मुझे नाम पूरा नहीं याद है, लेकिन उनका ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था और फिर भी उन्होंने एक जिद ठानी थी कि अब भी मुझे रुकना नहीं है। उनका शायद एक हाथ और दोनों पैर ट्रेन एक्सीडेंट में लॉस हो गया था। उसके बाद उन्होंने यूपीएससी क्रैक किया था, यूपीएससी जैसा एग्ज़ाम। अब क्या इससे बुरी सिचुएशन में तो हम लोग नहीं हैं। बहाने बनाने के लिए ना बहुत सारे बहाने पड़े हुए हैं, पर अगर लाइफ में कुछ भी आपको करना है ना, तो सिर्फ एक रीज़न ही काफ़ी है। और अगर आप चाहेंगे ना, तो आपको वो कोई डायलॉग था किसी मूवी का ना, कि अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो ना, तो सारी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाती है। तो ये बात कहीं ना कहीं सच होती है। मैं जब कॉलेज में हुआ करती थी ना, तो मेरे एक सर थे अकाउंट्स के। वो हमेशा मतलब कहते थे कि मैं अपनी लाइफ में ज़रूर कुछ बहुत बड़ा अचीव करूँगी। पर उस टाइम मैं हंसती थी कि पता नहीं, मैं अभी तो मतलब उस सिचुएशन में थी कि मतलब मेरा पता ही नहीं था कि मैं क्या करूँगी या फिर क्या नहीं करूँगी। बस मुझे ये पता था कि आफ्टर मैरिज मैं एमबीए करूँगी एंड उसके बाद एक अच्छी जॉब ले लूँगी, ये मैंने सोचा था। पर अब मुझे उनकी बात याद आती है ना, कि वो साथ में ये भी कहते थे कि अगर आप कुछ भी करना चाहो ना, तो कोई भी चीज़ आपके लिए बाधा नहीं बन सकती, चाहे वो फाइनेंशियल कंडीशन हो या फिर किसी भी तरह का सपोर्ट हो। बस आप करने की जिद ठानो, कुछ ना कुछ ज़रूर मतलब ऐसा हो जाता है कि जो आपको ज़रूर सपोर्ट कर देता है। बस आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए कि आपको अपनी लाइफ में करना क्या है, उसके लिए आपको क्लियरिटी होनी चाहिए। बाकी अगर आप जिस दिन इस मुकाम पर आ जाएंगे ना, अपने आप को इस सिचुएशन में पाएंगे कि आपको लाइफ में करना क्या है, आपकी लाइफ का गोल क्या है, तो आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो कुछ भी आप सोच रहे हैं। तो चलिए इन्हीं कुछ बातों के साथ आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रीट ट्रीट। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे एंड अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। एंड आज मेरे दिन की शुरुआत डेली के जैसे ही हुई थी, और अभी मेरी कोई भी पढ़ाई नहीं चल रही है, बस एनसीईआरटी की बुक्स मैं रीड कर रही हूँ। रीज़न आप सभी के साथ शेयर कर दिया था। तो अभी फ़िलहाल मैं नहा धोकर सुबह एक बार मैंने नाश्ता बना दिया था, पराठा सेक दिया था, आटा बचा हुआ था रात का। तो भैया को दवा खाना था, तो वो खा पी कर दवा खा लिए थे एंड मैंने भी खा लिया था। अभी मैं मम्मी के लिए पराठे सेक रही थी एंड उसके बाद फिर मैं सब्ज़ी काटूंगी, सब्ज़ी बनाऊंगी, फिर रोटी बनाना है, सारवी के लिए दाल बनाना है और अपने लिए चावल बनाना है। आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जिनका वहाँ पर रिप्लाई मैं पॉसिबल हो पाता है तो वहीं पर कर देती हूँ तुरंत, क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है ना, जैसे फ़ोन देखते रहो, सारवी आ जाती है या फिर कोई ऐसा काम आ जाता है, फिर छोड़ दो या फिर रिप्लाई करके बाद में मैं भूल जाती हूँ। बट कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं जिसे बाद में फिर मैं देखती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, रिप्लाई कर देना चाहिए, क्योंकि इंसान को नहीं पता होता है तभी कोई किसी से पूछता है। ऐसे मेरे साथ भी कभी ये सिचुएशन हुआ करती थी, बट फिर भी मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा अपडेट रखती थी चीज़ों के साथ, पर फिर भी बहुत सारी चीज़ें मुझसे भी मिस हो जाती थी। फिलहाल एक लोग क्या, कई सारे लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि आर ओ का फॉर्म जो अभी री एग्ज़ाम होना है, तो क्या फिर से मतलब लोग अप्लाई कर पाएंगे जो नए कैंडिडेट हैं? तो ये पॉसिबल नहीं है। जब आर ओ का मतलब आता है नोटिफिकेशन, उसी टाइम ये फॉर्म हमें अप्लाई करना होता है। और उस टाइम मैंने भी अप्लाई किया था, बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया था, बहुत सारा सबके पास रीज़न था, सबने एग्ज़ाम दिया था। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने एग्ज़ाम मिस कर दिया था, तो उन लोगों को मौका मिलेगा, नए कैंडिडेट लोगों को मौका नहीं मिलेगा। नए कैंडिडेट लोग ये कर सकते हैं कि अगर उन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, एआरओ के लिए तो नहीं, क्योंकि एआरओ के लिए कुछ कंप्यूटर सर्टिफिकेट चाहिए होता है। बट अगर आपने
ग्रेजुएशन किया है तो नेक्स्ट टाइम जब भी फॉर्म आएगा, वैसे 2 साल में ये फॉर्म आता है, तो आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को एक सजेशन दूंगी, जो भी हाउस वाइफ्स हैं, कुछ लोग ये भी पूछती हैं कि क्या वो लोग आर ओ की प्रिपरेशन कर सकती हैं, तो बिल्कुल कर सकती हैं। कोई भी मतलब ऐसा है ही नहीं कि कुछ हम ना कर पाएँ, सब कुछ कर सकते हैं, बस हमें सोचने की ज़रूरत है। अगर हमें लगता है ना कि हम कर सकते हैं, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे काम है ना जो हमको नहीं आते थे, पर आज हम सभी मतलब हर काम में एकदम एक्सपर्ट हो गए हैं। तो ये भी अगर हम करना स्टार्ट करेंगे ना अभी से, तो भी 2 साल का टाइम है। फिलहाल अभी इस बार वाला री एग्ज़ाम होगा, तो जो लोग अभी दे सकते हैं वो लोग देंगे, जो नहीं दे पाएंगे ना, अगर अभी से थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन करेंगे, तो जब भी नेक्स्ट टाइम एग्ज़ाम होगा तो आप लोग भी बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएंगे। और हमारी एक सिस्टर है, उन्होंने सीटेट फर्स्ट पेपर के लिए मुझसे पूछा था। फिलहाल मैं आप सभी को कल भी बोली थी, आज भी बोलूँगी कि आप लोग फटाफट से जिसको भी फॉर्म अप्लाई करना है कर दीजिए। मेरा आज फॉर्म अप्लाई हो चुका है, क्योंकि मैं वेट नहीं करती। एक बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि लास्ट टाइम सर्वर डाउन हो गया था, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई थी। इसलिए अब मैं कोई भी फॉर्म आता है ना, तो मैं सबसे पहले ही अप्लाई करने का ट्राई करती हूँ कि हो जाए मेरा जल्दी से जल्दी, क्योंकि बाद में ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, स्पेशली हम हाउस वाइफ्स को, क्योंकि हम लोग बाहर जाते नहीं हैं एंड दूसरे के ही ऊपर डिपेंड होते हैं, तो फिर हमें थोड़ा और भी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। इसलिए अभी से ट्राई करते रहिए, फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। और फर्स्ट पेपर के लिए मैंने मतलब सचिन सर को ही फॉलो किया था टोटली उस टाइम, क्योंकि मेरे सेमेस्टर वाले भी एग्ज़ाम थे, तो मैं वो सब भी पढ़ती थी एंड बस यूट्यूब से ही मैंने पढ़ा था। जो भी वीडियोस वो डेली क्लासेस लेते हैं, जब नोटिफिकेशन आ जाता है तो डेली मतलब एक क्लास होती है उनकी शाम को 8 बजे, वो क्लास अटेंड करती थी। और बस वही क्लास करने से मेरा फर्स्ट पेपर निकल गया था, और मुझे पता नहीं था कि 102 मार्क्स आ जाएंगे मेरे। मुझे ये भी डाउट था, पता नहीं मैं पास होंगी या फिर नहीं। और मैं पेपर 2 तो नहीं कर पाई थी, बट फर्स्ट पेपर मेरा 102 नंबर से मतलब क्लियर हो गया था। फिलहाल अभी उसका कोई मतलब नहीं है, बट जिसका है मतलब जिसके लिए ये जिसका वैलिड है ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। तो आप लोग देख लीजिए अपने अकॉर्डिंग। मैंने कोई भी बैच नहीं लिया था। मेन चीज़ हमारी ना नीड होती है। अगर हमें मतलब करना है बैच, कहीं से भी परचेज़ कर लो। अगर आपको पढ़ना है ना, तो आप बुक से भी पढ़ सकते हो, और बहुत सारे सोर्सेज ऐसे अवेलेबल हैं, वहाँ से नोट्स खुद प्रिपेयर करके पढ़ सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि हम कहीं से बैच परचेज़ करें जो कि बहुत ज़्यादा फेमस क्लासेस हों, तब भी हम पास हो पाएंगे। क्योंकि अगर हम खुद से नहीं पढ़ेंगे ना, तो हम कहीं से कुछ भी परचेज़ कर लें, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो पढ़ना हमको ही पड़ता है, और मेहनत हमें ही करनी पड़ती है, टाइम हमें ही देना पड़ता है एंड टाइम भी हमें ही निकालना पड़ता है। तो हमें चीज़ें भी अपने अकॉर्डिंग ही मैनेज करनी चाहिए। बाकी पढ़ने के लिए ना, अगर सीटेट जैसा पेपर क्वालिफाई करना है, तो यूट्यूब पर ऐसे बहुत सारे मटेरियल अवेलेबल हैं, वहाँ से भी पढ़कर हम लोग पास हो सकते हैं, और अभी इनफ टाइम है। मैं इस बार क्या करने वाली हूँ, फिलहाल अभी तो मैंने कुछ नहीं सोचा है, पर मैं फिर भी ऐसे मोटा मोटा प्लानिंग आप सभी को बता दूँ कि मैं एनसीईआरटी पढ़ ही रही हूँ। एनसीईआरटी की बुक्स 6, 7, 8 की, उसको कंटिन्यू रखूँगी, रिपीट मतलब फिर से रिपीट मतलब कई बार पढ़ूँगी। और साथ ही साथ मैं जीएस का कोर्स कर रही हूँ, मतलब फाउंडेशन बैच मैंने लिया है, तो वो भी कंप्लीट करूँगी। तो ऑलरेडी मेरा मतलब जीएस वाला पोर्शन एसएसटी का शायद से कंप्लीट ही हो जाएगा। और बस प्रैक्टिस सेट मतलब ले लेंगे, उसका प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो आई थिंक पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। और अभी बहुत सारे ऐसे क्लासेस भी यूट्यूब पर अवेलेबल हो जाएंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन आ गया है, तो वो भी डेली लेंगे, तो हमारी मतलब डेली की डेली प्रैक्टिस भी होती रहेगी, तो आराम से एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। पिछली बार सबसे बड़ी कमी यही रह गई थी ना कि हम लोग टाइम कम दे पाए थे, और स्पेशली मैं तो सिर्फ 1 महीने पहले ही पढ़ना स्टार्ट की थी, तो मेरा नहीं हो पाया था। मुझे मेरी सबसे बड़ी कमी यही समझ आ रही है। तो अभी से अगर रेगुलर रहेंगे ना, तो ऐसा नहीं है कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। पर अभी भी मैंने रेगुलर नहीं किया है, पर मैं जल्दी ही सब चीज़ें कंटिन्यू करने वाली हूँ। तो ये छोटा सा व्लॉग था, आई थिंक आप सभी के लिए हेल्पफुल होगा। और वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा, कमेंट भी कीजिएगा अगर कोई सजेशन होगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलती है नए वीडियो के साथ, कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।